अभी इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप वह हार गई। आपसे सच कहता हूँ, 2-4 दिन तो ऐसा लगा कि क्या ही पर्पस है इस लाइफ का, कि सिर्फ इतनी छोटी सी ख्वाहिश थी कि सब कुछ हमारे फेवर में है, हमारी टीम इतनी अच्छी है, हम होम ग्राउंड में हैं। इस सब के बाद तो हमारा जीतना बनता था। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हमने आईसीसी में उठा पटक कर दी होती, हमने इतना इतना हल्ला किया होता कि पूरी दुनिया, पूरा ट्विटर, फेसबुक, सारा सोशल मीडिया हिल गया होता। इसको हो सके तो किसी ऑडियो बुक की तरह सुनिए, क्योंकि आपके सामने मेरे अलावा और कोई खूबसूरत चेहरा है नहीं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ फंस गया, यहाँ मार्कस ऑरेलियस तो गया। अब दिखाता हूँ मैं। अब देख कि खुद तो भाई सम्राट है, खुद तो भाई राजा है, दुनिया आधी दुनिया का मालिक है। और आपको मज़ा आए तो कमेंट करिए कि मज़ा आया, और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो गड़बड़ मामला है, तो फिर डेली बेली का भी कमेंट कर सकते हैं कि ये तो बीप है। मैं कहूँगा जो भी महसूस हो, अच्छा बुरा, कमेंट ज़रूर करें, एंगेजमेंट बढ़ाएं, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। नमस्ते। बृहस्पति सूत्र में आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहूँगा, मेरे पिछले वीडियो में इतने अच्छे फीडबैक्स, कमेंट्स देने के लिए। अभी तक कुछ उसको 250 के ऊपर व्यूज़ मिल चुके हैं, जो मैं सच कहूँ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए थैंक यू सो मच। मुझे कुछ बहुत अच्छे फीडबैक भी मिले हैं, और कुछ बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी मिले हैं। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी सारी फीडबैक्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। तो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये बता रहा हूँ कि मेरे हर वीडियो की तैयारी के लिए मैं कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ, और उसके बाद बाकी का जो भी अतिरिक्त समय लगता है वीडियो को एडिट करने में, पब्लिश करने में, वो सारा इन्वेस्टमेंट भी मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। और अगर आपको इस तरह के विषयों में रुचि है, अगर आप जानते हैं अपने आसपास ऐसे लोगों को जिन्हें इस तरह के विषयों में रुचि है, तो उन्हें भी मेरे वीडियोस शेयर करिए, ताकि वो भी इनका लाभ ले पाएँ। क्योंकि अब मैं इस किताब को थोड़ा डिटेल में चर्चा में लाऊंगा, और मैंने काफ़ी नोट्स भी बनाए हैं, तो हो सकता है मैं काफ़ी अपने नोट्स को रेफ़र भी करूं। तो हो सकता है मेरा आपसे जो आई कांटेक्ट है, जो रिश्ता है आँखों का आँखों से, वो बीच बीच में टूटता रहे। तो प्लीज़ उसको बियर करिएगा। मैं सलाह दूंगा कि इसको हो सके तो किसी ऑडियो बुक की तरह सुनिए, क्योंकि आपके सामने मेरे अलावा और कोई खूबसूरत चेहरा है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्क्रीन पर किताब की कुछ लाइंस जिन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उनको इंग्लिश में उनका शायद मैं स्नैपशॉट लगा दूँ। इसके अलावा और कुछ वीडियो में नहीं आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे इंग्लिश में क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बुक की सुंदरता है, इस मेडिटेशंस बुक की सुंदरता, वो इंग्लिश में कुछ ज़्यादा है। ऐसा अक्सर होता है, किताबें जिस भाषा में लिखी जाती हैं या जिस भाषा की नज़दीकी भाषा में लिखी जाती हैं, उसमें उनकी सुंदरता अधिक होती है। तो मैं आपको यही कहूँगा, इस वीडियो को एक ऑडियो बुक की तरह सुनते रहें। वीडियो को ऑन कर दें, कुछ अपना काम करते रहें, खाना बना रहे हों, बर्तन धो रहे हों, ऑफिस जा रहे हों, ऐसे सुनते रहिए कि आप इसे एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ साथ कुछ सीखने को भी मिल जा रहा है।
यह भी हो सकता है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ज़ाकिर नाइक जैसा सुनाई दूँ, कि जैसे वो कहते हैं वर्ष 36 चैप्टर नंबर 10। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये किताब है, तो किताब को अगर और इस तरह से लिखी गई है कि इसके अंदर चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर पॉइंट वाइज लिखा गया है, बुलेट पॉइंट्स हैं उसमें। तो यह हो सकता है कि मैं आपको एग्जैक्टली बुलेट पॉइंट्स रेफ़र कर रहा हूँ, तो इधर उधर मैं ऐसे ज़रूर बोल सकता हूँ कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 17, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आखिरी चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो इस बुक को पढ़कर, इस बुक के चैप्टर 2 को पढ़कर, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आज हम चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इस बुक के चैप्टर 2 को पढ़कर जो मेरी समझ है, मैं उसे आपको समझा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप मेरी समझ से एग्री करें या ना करें। अगर आपको मेरी समझ, मेरा समझाया हुआ अच्छा लगे, आप उससे कनेक्ट कर पाएँ और आपको मज़ा आए, तो कमेंट करिए कि मज़ा आया, और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो गड़बड़ मामला है, तो फिर डेली बेली का भी कमेंट कर सकते हैं कि ये तो बीप है। मैं कहूँगा जो भी महसूस हो, अच्छा बुरा, कमेंट ज़रूर करें, एंगेजमेंट बढ़ाएं, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। हम बात कर रहे हैं मार्कस ऑरेलियस की किताब मेडिटेशंस की। पिछले वीडियो में मैंने मार्कस ऑरेलियस के बारे में विस्तार से आपको बताया था कि वह किस तरह के शासक थे, किस तरह की शख्सियत थे। इफ़ इन केस आप मार्कस ऑरेलियस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मेरे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मेडिटेशंस के बारे में मैं पहले ही आपको यह बता चुका हूँ कि मार्कस ऑरेलियस की इसको पब्लिश करने की कोई मंशा नहीं थी। उसने यह किताब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लिखी, एक डायरी के जैसे लिखी। तो यह उसकी डायरी के उन पेजेस का एक कलेक्शन है। क्योंकि ये एक कलेक्शन है, एक संकलन है, तो इसे किसी ऑर्डर में, किसी क्रम में नहीं लिखा गया है। जब उसको जैसा महसूस होता था, वह वैसा लिख देता था। और पब्लिश करते समय भी, प्रकाशित करते समय भी, यह नहीं पता है कि जो एक्चुअली में चैप्टर्स का ऑर्डर है, वह सेम भी है या नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इस किताब को किसी भी ऑर्डर में, किसी भी क्रम में पढ़ सकते हैं। तो हम चैप्टर 2 या बुक 2 से श्री गणेश कर रहे हैं। बुक 2, मेडिटेशंस। यह मेडिटेशंस का चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है ऑन द रिवर ग्रैन अमंग द कायदी। ग्रैन नदी के तट पर, कायदियों के बीच में। अब मैं कुछ कहूँ उससे पहले सेटिंग, जो परिदृश्य है, उसे समझ लीजिए। यह बुक 2 इस मामले में दूसरे चैप्टर से थोड़ी अलग है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि मार्कस ऑरेलियस ने इसको कब और कहाँ लिखा। मार्कस ऑरेलियस की सेना स्लोवाकिया में है। इमेजिन करिए आप मार्कस ऑरेलियस के साथ हैं, ऐसा महसूस करिए अब। तो स्लोवाकिया एक छोटा सा देश है यूरोप के पूर्व में, ईस्टर्न यूरोप में। पहले चेकोस्लोवाकिया नाम के दो देश होते थे। शायद 1990 के आसपास इसके टुकड़े हो गए और दो देश बन गए। एक बन गया चेक रिपब्लिक और एक बन गया स्लोवाकिया। तो 160 से 170 ईस्वी के बीच में, 160 से 170 एडी के बीच में, मार्कस ऑरेलियस अपनी सेना के साथ स्लोवाकिया में है। वह एक नदी के तट पर है जिसका नाम है ग्रान, और उसका युद्ध हो रहा है एक कबीले के साथ जिसको कायदी का नाम दिया गया है। अब इतिहासकार तो ऐसे कहते हैं कि रोमन एम्पायर खुद को डिफेंड कर रहा था इस कायदी ट्राइब से। सच्चाई क्या है ये मैं नहीं जानता। रोमन एम्पायर हो सकता है खुद को फैलाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहा हो और ट्राइब खुद को डिफेंड कर रही हो। पर क्योंकि अब हमारा हीरो मार्कस ऑरेलियस है,
उसमें हमने श्रद्धा रख दी है, तो मान लेते हैं कि ये ट्राइब ने ही मार्कस ऑरेलियस और रोम पर हमला किया है और हमारा हीरो अपने रोमन एम्पायर को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। और अब ऐसे सोचिए, किसी भी राजा को युद्ध में मज़ा तो नहीं आता है। युद्ध में यही लगता है कि मेरी सेना के भी लोग मर रहे हैं, देश भी फंसा हुआ है। तो शायद मार्कस ऑरेलियस को भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। आप भी राजा होते वहाँ पर तो आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होता। और फिर मार्कस ऑरेलियस कोई छोटा मोटा राजा तो है नहीं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, वह तो एक चक्रवर्ती सम्राट है। तो बुक 2.1 यहाँ से किताब की शुरुआत हो रही है। मार्कस ऑरेलियस यानी आप खुद से ये कहते हैं, आज सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो खुद से यह कहना कि तुम्हें कैसे लोग मिलने वाले हैं। दखल देने वाले, एहसान फरामोश या जिसे शुद्ध हिंदी में कृतघ्न कहते हैं, अनग्रेटफुल लोग मिलने वाले हैं। अहंकारी, एरोगेंट लोग मिलने वाले हैं। बेईमान, कपटी, डिसऑनेस्ट लोग मिलने वाले हैं। ईर्ष्यालु, जेलस, जलने वाले, चिड़चिड़े लोग, जिसे श्योरली कहा गया इंग्लिश में, ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं। इन शॉर्ट, आप मार्कस ऑरेलियस खुद को समझा रहे हो कि आज आपको बुरे लोग मिलेंगे। एग्रेसिव, मलिशियस, ट्रेचरस, जिस तरह के इंग्लिश में आपको खराब एडजेक्टिव्स मिल सकते हैं, वैसे सारे लोग आपको मिलेंगे। अब आपको क्या यह सुनकर हैरानी हुई? देखिए, मार्कस ऑरेलियस आपको पॉजिटिविटी का चूरन नहीं खिला रहा है। वह यह नहीं कह रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए और यूनिवर्स आपके साथ भी सब कुछ अच्छा करेगा। जो लोग आजकल ये कहते हैं कि वाइब होती है, अच्छी वाइब दोगे तो आपको भी अच्छी वाइब वापस मिलेगी। लेकिन मार्कस ऑरेलियस के पास इस तरह की पॉजिटिव टॉक के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि वह युद्ध में है। उसके सैनिक मर रहे हैं, देश का बहुत सारे रिसोर्सेस, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो मार्कस ऑरेलियस किसी भी तरह की पॉजिटिव टॉक से अपनी बुक 2 की शुरुआत नहीं कर रहा है। तो जैसा मैंने कह दिया, आजकल की मॉडर्न सेल्फ हेल्प किताबों में जिस तरह की बातें होती हैं, मार्कस ऑरेलियस उससे बिल्कुल उलट बात कर रहा है। कोई हवाई बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही रियलिस्टिक, वास्तविक और यथार्थवादी बात है, और वह हमें सबको ऐसा ही होने को कह रहा है कि रियलिस्टिक हो जाओ, यथार्थवादी हो जाओ। एक बात का ध्यान रखें, मार्कस ऑरेलियस यह नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, कि बुरे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। वह कह रहा है कि इस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहें। अब इसे नियति मान के बैठ ना जाए। इसे ऐसे ना समझ लें कि अरे अब तो बुरे लोग मिलने ही हैं, तो कुछ करने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा बैठ ही जाता हूँ। नहीं, वह कह रहा है बस पॉसिबिलिटी है तो तैयारी रखें। और खुद से पूछें, अगर आप विद्यार्थी हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, अगर आप कामकाजी हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो ऐसा होता ही है कि किसी का चेहरा दिख जाता है सुबह सुबह, सारा मूड खराब हो जाता है कि अरे किस मनहूस का चेहरा देख लिया, आज का सारा दिन खराब जाएगा। अगर हम तैयार हैं, अगर हमें हमारी तैयारी पूरी है, तो मार्कस ऑरेलियस कहता है कि जो लोग खराब लोग हैं, वो खराब इसलिए हैं क्योंकि वो लोग अच्छे और बुरे में, गुड और इविल में फ़र्क नहीं समझते। तो वह लोग एक्चुअली में अज्ञानी हैं। मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि जिसे पता है कि अच्छाई क्या है, वह ज्ञानी है, और जिसे नहीं पता कि अच्छाई क्या है, तो वह अज्ञानी है। अब आप ये बोलेंगे कि अरे नहीं,
मयंक, मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो एक्चुअली में बुरे हैं। पर मैं आपसे कहता हूँ, स्वयं से पूछिए, क्या कोई भी व्यक्ति दुनिया का यह मानता है कि वह बुरा व्यक्ति है? हर व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सज्जन हूँ, मैं किसी भी तरह का कोई गलत कार्य नहीं करता हूँ। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में ऐसा लग ही नहीं रहा कि वह सेल्फिश है, दूसरों का अहित करता है या बुरा है, तो या तो दुनिया में बुरे लोग नहीं हैं, और या उन बुरे लोगों को अपनी बुराई का बोध नहीं है, उनको अपनी बुराई का ज्ञान ही नहीं है। तो मार्कस ऑरेलियस का सिर्फ और सिर्फ यही एक काउंटर है कि उन लोगों को अच्छाई का पता ही नहीं है कि अच्छाई चीज़ क्या है। तो ऐसे लोग अज्ञानी हैं, इग्नोरेंट हैं, और आप अज्ञानी से हेट नहीं करते, नफरत नहीं करते, आप उससे सहानुभूति रखते हैं, समानुभूति रखते हैं, आप उससे सिंपैथी रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं। अगर बहुत बुरे हाल हों तो शायद आप उसे पिटी दिखाएं, उस पर तरस दिखाएं, लेकिन आप उससे नफरत नहीं कर सकते। अब इस वाद विवाद में, इस डिबेट में पढ़ा जा सकता है कि नहीं, मार्कस ऑरेलियस तो गलत है। परंतु ऐसे सोचिए, हम फिलॉसफी में, दर्शन में एक स्टूडेंट है, और हम दुनिया बदलने नहीं निकले हैं, हम खुद को बदलने निकले हैं, इवॉल्व करने के लिए निकले हैं। और इसलिए मार्कस ऑरेलियस हमें यह नहीं कह रहा कि उन बुरे लोगों को पकड़ो, मारो, पीटो और उन्हें ठीक कर दो, किसी भी तरह लाइन पर ले आओ। इस तरह की बात मार्कस ऑरेलियस नहीं कह रहा। वह कह रहा है कि तुम, मार्कस ऑरेलियस, तुम और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अच्छे और बुरे में फर्क समझते हो। आपने अच्छाई की सुंदरता को देखा है और आपने बुराई की कुरूपता को भी देखा है। तो मार्कस ऑरेलियस हम सबको परोक्ष रूप से यह कह रहा है कि ज्ञान प्राप्त करो, नॉलेज गेन करो, क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान प्राप्त करोगे, आपको अच्छाई का बोध हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि अच्छाई है क्या। और जिसको ज्ञान मिल गया, जो अज्ञानी नहीं रहा, वह बुरा भी नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं कितनी गहरी बात है? ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करने से अच्छाई का ज्ञान हो जाएगा, अच्छाई का बोध हो जाएगा। एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप अज्ञानी नहीं रहेंगे, अज्ञानी नहीं रहेंगे तो आप बुरे भी नहीं रहेंगे। यही बात मार्कस ऑरेलियस कह रहा है। और देखिए, मार्कस ऑरेलियस इतने पर ही नहीं रुका, उसके आगे यह भी कहता है, जो अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सब मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझसे रिलेटेड हैं, मेरे सगे संबंधी हैं। चाहे लोग कैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वह मेरे सगे संबंधी हैं। हो सकता है रक्त से नहीं, परंतु मस्तिष्क से, दिव्यता से। मार्कस ऑरेलियस ऐसे मानता है कि सब में वही सेम दिव्य एलिमेंट है जो उसमें है। तो वह बोलता है, और कुछ जगह वह गॉड्स का, ईश्वर का भी नाम ले रहा है। तो वह कह रहा है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे से जुड़े होने पर, सगे संबंधी होने पर, कोई भी एक दूसरे का अहित नहीं चाहता है, एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए मार्कस ऑरेलियस आपको यह याद दिला रहा है कि कोई भी बुरा व्यक्ति आपका अहित नहीं कर सकता है, क्योंकि वह किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे मस्तिष्क, चाहे आत्मा, चाहे दिव्यात्मा, किसी भी एक मैकेनिज्म के थ्रू वह आपसे जुड़ा हुआ है। और सगे संबंधी जो आपके क्लोज होते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स को आजकल काफ़ी बुरा माना जाता है, परंतु सत्य यही है कि अगर आपके सगे संबंधी हैं तो वह लोग आपका अहित नहीं करेंगे। और यही बात मार्कस ऑरेलियस कह रहा है
कि वह लोग ना तो आपका अहित करेंगे, ना वो आपको पॉल्यूट कर सकते, आपको मलिन भी नहीं कर सकते हैं। और पॉल्यूट या मलिन करने से यहाँ क्या मतलब है? पॉल्यूट या मलिन करने से मतलब है कि वह लोग आपको बुरे नहीं बना सकते, अज्ञानी नहीं बना सकते। अगर आपको ज्ञान है तो आपको कोई भी अज्ञानी नहीं बना सकता। जिसे ज्ञान है वह अच्छा है, तो वह अच्छा है तो वह बुरा नहीं बनने वाला। वह ऐसे लोगों के साथ में रह के भी पॉल्यूट नहीं होने वाला, मलिन नहीं होने वाला। तो मार्कस ऑरेलियस का कहना है, ऐसे लोगों पर ना तो क्रोध करो, ना उनसे नफरत करो। हम मनुष्य कोलैबोरेट करने के लिए, कॉपरेट करने के लिए, सौहार्द के साथ, एक साथ सहयोग करने के लिए बने हुए हैं। एक एग्जाम्पल एनालॉजी देते हुए मार्कस ऑरेलियस कहता है, जैसे हमारे हाथ, पैर, आँखें, शरीर के बाकी अंग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हुए काम करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी बाकी सब लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना है। इस सभ्यता को, सिविलाइजेशन को, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। किसी को भी रोकना, टोकना, यह अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। जैसे आपका एक हाथ आपके दूसरे हाथ को नहीं रोकता है। ऐसा तो नहीं है कि आपका एक हाथ मान लीजिए दान करने जा रहा है तो दूसरा हाथ उस हाथ को रोक लेगा, पकड़ लेगा। शरीर के सारे अंग एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे पैर भी चल रहे होते हैं, और हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमारे हाथ भी चल रहे होते हैं। तो मार्कस ऑरेलियस यही कह रहा है कि जैसे हमारे शरीर के अंग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके काम करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्यों को भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है। किसी पर क्रोध नहीं करना है, उनको धोखा देना यह प्राकृतिक नहीं है, यह मनुष्य का जो नेचर है उसके विपरीत है। तो एक बहुत क्विक समरी दे देता हूँ इस पॉइंट वन की। मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि इस बात की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आज आप लोग कुछ बुरे लोगों से मिलोगे, पर वो लोग बुरे नहीं हैं, क्योंकि वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें अच्छाई का बोध ही नहीं है, और किसी अज्ञानी पर क्रोध करना सही नहीं होता है। हम सारे मनुष्य, सारे मानव एक डिवाइन बॉन्ड, एक दिव्यता के बंधन से बंधे हुए हैं। इसलिए भी किसी पर क्रोध करना, नफरत करना सही नहीं है। बेटर है कि हम सब एक दूसरे के साथ सहयोग करें, और कम से कम आप जो मार्कस ऑरेलियस को जान रहे हैं, कम से कम आप लोग वो किसी के मार्ग में बाधा ना बने, क्योंकि किसी के मार्ग की बाधा बनना यह चीज़ प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। आप सबसे सौहार्द बनाने की कोशिश करें। तो समझने वाली बात यह है कि मार्कस ऑरेलियस एक ऐसा व्यक्ति है जो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है। वह सदा इस कोशिश में लगा रहता है कि सामने वाले को अपनी अच्छाई से, उस पर अच्छाई के ज्ञान के थ्रू विजय प्राप्त करे। यह नहीं कि उसको मारे पीटे दंड दे। वह हमेशा खुद को यह समझाता रहता है कि अरे शायद भाई को इतनी अकल नहीं है, शायद इसे इतना समझ नहीं आता है, तो थोड़ा सा और प्रयास करता हूँ, थोड़ा और समझाता हूँ। फिर वह देखता है कि सामने वाले ने कुछ बुरा कार्य किया, तो वह फिर से अपनी तरफ से फिर से कोशिश करता है, फिर उसको कुछ एक और नया ज्ञान देने की कोशिश करता है, ताकि सामने वाले का हृदय परिवर्तन स्लोली हो जाए। अब आप लोग बोलेंगे कि यह क्या था, पर इसे ऐसे सोचिए, मार्कस ऑरेलियस एक सम्राट है। मार्कस ऑरेलियस जो एक सम्राट है, उसका इस प्रकार से सोचना बनता है। उसको रोज सुबह उठकर इस प्रकार की चीज़ें खुद से कहना बनता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसको अचानक से किसी के ऊपर क्रोध आ गया, वो इरिटेट हो गया, तो उस बेचारे की जिंदगी तो गई काम से। पॉइंट टू, इसमें मार्कस ऑरेलियस
खुद के शरीर को पंचभूतों का बना हुआ कह रहा है। इंग्लिश में वह उन्हें एलिमेंट्स कह रहा है। जैसे अपन कहते हैं अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। और वह ये कह रहा है कि यह सब नश्वर है। मुझे बनाने वाली, डिफाइन करने वाली जो चीज़ है वह सिर्फ और सिर्फ मेरी इंटेलेक्ट है, जिसे हिंदी में मेधा या प्रज्ञा या अक्ल कहते हैं। तो मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि सिर्फ तुम्हारी इंटेलेक्ट ही तुम्हें डिफाइन करती है। और इस पॉइंट में मार्कस ऑरेलियस ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, तो मैं सिर्फ उसी एक लाइन की बात करने वाला हूँ, क्योंकि बाकी पॉइंट में वह कुछ ईश्वर के बारे में बात कर रहा है और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक निरीश्वरवादी हूँ, तो वह पॉइंट मुझे उतना अट्रैक्टिव लगा नहीं। मुझे ऐसा लगा नहीं कि उस पर मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस कह रहा है कि अपने माइंड को कंट्रोल करो। वह आपको सेल्फिश होने के लिए, डिज़ायर्स, इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेगा, तो अपने माइंड को कंट्रोल करो। आपका माइंड, आपका मस्तिष्क आपसे कहेगा कि यह जो हो रहा है यह अच्छा नहीं है। वह आपको जो अभी की करंट रियलिटी है, जो आपके जीवन की सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करने से, अपना लेने से मना करेगा। तो मार्कस ऑरेलियस कह रहा है कि खुद को यह याद कराना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको ना चाहकर भी उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना और अच्छे मन से एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है। एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप, जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था, 50 ओवरों का वर्ल्ड कप था, वह हार गई। मैं आपसे सच सच कहूँगा, मैं क्रिकेट को ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो करता। ऐसा नहीं कि मैं आईपीएल वगैरह बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, पर मैं टेस्ट मैचेस ठीक ठाक फॉलो करता हूँ। और जब वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स होते हैं तो मैं उनको बहुत अच्छे से, बहुत तल्लीनता से फॉलो कर रहा होता हूँ। तो हमारी टीम इतना अच्छा खेल रही थी, लगातार 10 मैच शायद जीत चुकी थी, और फाइनल में जाकर हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। और ऐसा नहीं कि कुछ गलत हुआ, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली, हम उनसे हार गए। आपसे सच कहता हूँ, 2-4 दिन तो ऐसा लगा कि क्या ही पर्पस है इस लाइफ का, कि सिर्फ इतनी छोटी सी ख्वाहिश थी कि सब कुछ हमारे फेवर में है, हमारी टीम इतनी अच्छी है, हम होम ग्राउंड में हैं, हम होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं। इस सब के बाद तो हमारा जीतना बनता था, पर इसके बाद भी हम हार गए। अब जब आप हार गए तो उस हार की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। इसी को स्पोर्टिंग कल्चर कहा जाता है, कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई, हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, शायद हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए उस दिन, पर हमने कोशिश की। और ऑस्ट्रेलिया उस दिन हमसे बेटर खेली, हमसे अच्छा खेली, तो वह जीत गई। तो इस हार की एक्सेप्टेंस से आप ऑस्ट्रेलिया को भी सम्मान दे रहे हैं। भाई, वो वर्ल्ड कप जीते हैं तो उन्हें भी तो सम्मान मिलना चाहिए उस चीज़ का। अगर हम जीते होते और अगर सामने की टीम कह रही होती कि नहीं आप तो नहीं जीते, कुछ धोखा हो गया, एम्पायर्स ने कुछ गलत डिसीजन दे दिया, तो हमें भी वह बात पसंद नहीं आती। और वहाँ तो हम फेयर एंड स्क्वायर हार गए, और भारत के लोगों ने भी अच्छे वे में स्लोली अपनी टीम को वापस से सपोर्ट देना स्टार्ट भी कर दिया, और सब लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई, हम हार गए हैं, हमने किसी तरह का कोई बहाना नहीं दिया। एक और एग्जांपल देता हूँ, जो 2019 का वर्ल्ड कप था, जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ। बात सुपर ओवर तक चली गई। सुपर ओवर में 15 रन बनाने थे। एक थ्रो आता है जो बैट्समैन के बैट से लग के बाउंड्री में चला जाता है, और इंग्लैंड को उसके 6 रन मिल जाते हैं। बाद में यह भी पता पड़ता है कि मिलने चाहिए थे 5,
पर एम्पायर की गलती से मिल गए 6 और सुपर ओवर टाई हो जाता है। और एक बहुत ही खराब रूल की वजह से इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत जाता है, क्योंकि उनकी बाउंड्रीज ज़्यादा थी, जो मुझे पर्सनली लगता है बहुत ही स्टूपिड रूल था। पर कुछ भी हो, उस समय यह रूल था। अगर सोचिए ऐसा कुछ भारत के साथ हो गया होता, हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे होते और ऐसा कुछ भारत के साथ हो गया होता, अगर हम मैच हार गए होते, हम इस तरह से वर्ल्ड कप हार गए होते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ हमने आईसीसी में उठा पटक कर दी होती। हमने इतना इतना हल्ला किया होता कि पूरी दुनिया, पूरा ट्विटर, फेसबुक, सारा सोशल मीडिया हिल गया होता। पर न्यूजीलैंड के लोगों को देखिए, उन्होंने कितने एक बहुत ही जेंटलमैन वे में, जिसे कहा जाता है, उस टीम ने अपनी हार को भी स्वीकारा, वहाँ के लोगों ने भी अपनी हार को स्वीकारा और उन्होंने मूव ऑन किया। तो कभी कभी लाइफ में, मैं ये नहीं कहता कि हर सिचुएशन ऐसी होती, पर कभी कभार तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती ही है जहाँ परिस्थिति को एक्सेप्ट करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। और यही ग्रोथ है, यही मैच्योरिटी है। इसी बात पर कह रहा है मार्कस ऑरेलियस कि कुछ परिस्थितियों में रेजिस्टेंस, मतलब अपनी तरफ से बल लगाना, उस चीज़ को रोकना, यह व्यर्थ है। उसे एक्सेप्ट कर लेने और मूव ऑन करने में ही भलाई है। और इसी में वह आगे कहता है कि फ्यूचर पर भरोसा ना रखना, भविष्य पर भरोसा ना रखना, हमेशा कुछ ऐसा सोचते रहना कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, यह भी व्यर्थ है। तो मार्कस ऑरेलियस हमसे क्या कह रहा है? वह कह रहा है एक बैलेंस्ड, एक रैशनल, तर्क संगत तरीके से जीवन को व्यतीत करिए। ना तो अति ऑप्टिमिस्टिक, अति सकारात्मक जिसे कहते हैं वह हो जाइए, ना ही अति पेसिमिस्टिक, अति नकारात्मक हो जाइए। ना तो इमेजिनरी हैप्पीनेस में रहिए, कुछ लोग मान लेते हैं कि कुछ बहुत अच्छा हो गया और खुश होने लगते हैं, और ना ही इमेजिनरी पेन में रहिए, कुछ लोग मान लेते हैं कि कुछ बहुत बुरा हो गया और फिर उसी को सोच सोच के दुखी रहने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक कंपनी का, बहुत अच्छी कंपनी का इंटरव्यू दे रहा था। मेरे एक दोस्त से फ़ोन पर बात हो रही थी, बहुत अच्छा दोस्त है। जब जब मैं उछल कूद करता हूँ वो मुझे मेरी सही जगह दुनिया में दिखा देता है। तो मैं उससे कह रहा था कि अगर उस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो जाए तो इतना पैसा मांग लूँ क्या, और अभी तक इंटरव्यू की प्रोसेस भी नहीं शुरू हुई है। तो उसने मुझसे सीधा सिर्फ एक सवाल किया, क्या तेरे हाथ में उस कंपनी का कोई ऑफ़र लेटर आ गया है, या उस कंपनी से कोई वर्बल कमिटमेंट आ गया है कि हाँ भाई तुम्हें ले रहे हैं? तो मैंने बोला नहीं। तो फिर बोलता, तो फिर अभी से ये फालतू की चीज़ें क्यों सोच रहा है? पहले इंटरव्यू तो निकाल ले, बाद में ये सारी बातें करना। मार्कस ऑरेलियस यही कह रहा है, इमेजिनरी सिनेरियोज मत बनाओ, ना तो उसकी खुशी में रहो, ना तो उसके दुख में रहो। अच्छा यही है कि जब जो चीज़ घटित हो जाए तब उसके बारे में सोचो। अच्छा हो गया तब सोचो कि क्या अच्छा कर सकता हूँ, बुरा हो गया तब सोचो कि अब आगे क्या कर सकता हूँ। अब हो सकता है आप बोलें, अरे मार्कस ऑरेलियस तो प्लानिंग के लिए ही मना कर रहा है। मार्कस ऑरेलियस प्लानिंग के लिए नहीं मना कर रहा, पर मार्कस ऑरेलियस ओवर थिंकिंग के लिए, ज़्यादा सोचना, उसके लिए मना कर रहा है। समराइज करूं तो मार्कस ऑरेलियस 3 बातें कह रहा है। पहला, अपने माइंड को कंट्रोल में रखो। अपनी डिज़ायर्स, जो आपकी वासना है, उसके गुलाम मत बनो, उसके स्लेव मत बनो। दूसरा, कुछ परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना ही अच्छा है, उनको रेजिस्ट मत करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। तीसरा, भविष्य को लेकर अति कुछ भी करना अच्छा नहीं है। ना तो अति सकारात्मक होना अच्छा है, ना ही अति नकारात्मक होना अच्छा है। अब आप कह सकते हैं कि यह सेकंड पॉइंट समझने में, बोलने में तो बड़ा आसान है, पर इसको अपने आप में ढालना, कैरेक्टर में लाना, चरित्र में डालना,
अपने आप में बड़ा ही मुश्किल काम है। यहाँ पर मैंने सोचा मार्कस ऑरेलियस के ज्ञान के साथ थोड़ा अपना ज्ञान भी डाल दूँ। तो मुझे मार्कस ऑरेलियस का असिस्टेंट मान लीजिए अभी, मयंक को, और थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लीजिए। अच्छा लगे तो अपना लीजिए, ना लगे तो रिजेक्ट कर दीजिए। कोई ज़बरदस्ती वाला सौदा तो है नहीं। तो जब मार्कस ऑरेलियस कह रहा है अपने माइंड को कंट्रोल करो, तो मैं कहता हूँ दिन में कोई एक काम ऐसा कर लो, कोई भी एक काम ऐसा जो दिमाग करना नहीं चाह रहा था। मान लीजिए जिम जाने का मन नहीं था, परंतु खुद को थोड़ा ज़बरदस्ती करके जिम चले गए। वहाँ जाके कुछ भी नहीं किया, जिम के 2 चक्कर मार के अंदर ही अंदर घूम के वापस आ गए। परंतु देखिए, आपका माइंड, आपका मस्तिष्क तो जिम जाने को भी मना कर रहा था, पर आपने किसी तरह से उसे कंट्रोल में कर लिया। और अक्सर यह होता है कि जिम पहुंच जाएंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो दिन का कोई भी एक काम जो आपको ऐसा लगे कि आपका माइंड आपको मना कर रहा था, आपको अलाउ नहीं कर रहा था, वह काम कर लें। यही तरीके हैं अपने दिमाग को कंट्रोल में करने के, कि कुछ समय के लिए किसी पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में लगकर अपने दिमाग को वहाँ पर थोड़ी देर के लिए इन्वेस्ट कर दें। सेकंड पॉइंट जो मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि भाई चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। परिस्थितियों के साथ कभी कभार उनको अपनाना ही पड़ता है, कोई और चॉइस नहीं होती है। मान लीजिए प्रमोशन नहीं मिला, पेरेंट्स अच्छे नहीं मिले, ब्रेकअप हो गया, टीम मैच हार गई, तो तरीका यही है, एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि अब कुछ चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। आप अपने पेरेंट्स बदलने से रहे, टीम मैच हार गई, उस मैच का नतीजा तो आप बदलने से रहे, इसके बाद वाला ही कुछ बदल पाएंगे, लेकिन वह वाला तो निकल गया ना। तो कभी कभार एक्सेप्टेंस लाना, चीज़ों को स्वीकार कर लेना ही सेंस बनाता है। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। अगर भविष्य को नहीं सोचना है तो वर्तमान को सोचो। वर्तमान में कुछ ऐसा करो, प्रेजेंट में खुद को कहीं ऐसा इन्वेस्ट करो कि कुछ समय के लिए तो कम से कम फ्यूचर को ना सोचो। कि भाई कोई प्रोडक्टिव हॉबी में लग जाइए, बाहर घूमने निकल जाइए, टहलने निकल जाइए, किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर लीजिए या रूबरू मिल लीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड रहें, कुछ समय के लिए तो डिस्ट्रैक्टेड रहें, कम से कम उस चीज़ के बारे में और ना सोचें। और प्रोडक्टिव चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रहिए, धूं धूं करके रील्स मत देखिए। और अगर देखनी भी हो तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे थोड़े शॉर्ट्स देख लीजिए, थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाइए, थोड़े व्यूज़ बढ़ाइए। बुक 2 के पॉइंट 5 की चर्चा कर रहे हैं अब। मार्कस ऑरेलियस खुद को यह याद दिला रहा है कि हर क्षण, हर लम्हा एक रोमन व्यक्ति, एक आम रोमन व्यक्ति के जैसे अपने काम को करते रहो। आम रोमन व्यक्ति अपना काम कैसे करता है? सही ढंग से, प्रामाणिकता से, जिसे जेन्युइन कहते हैं, संवेदनशीलता से, आतुरता से, खुशी खुशी और न्याय के साथ। हम सब ने अपने घर में किसी ना किसी को देखा होता है, दादा या दादी, नाना या नानी, मम्मी या पापा, कोई ना कोई, कोई भाई या बहन, जो आप हमेशा देखते हैं कि वह अपने काम को बहुत ही अच्छे से करता है। वह व्यक्ति अपने काम में 100% या कई बार उससे भी ज़्यादा देता है, और ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ा कर, झुंझला कर, खुशी खुशी देता है। मैं मेरे ही घर का एग्जाम्पल देता हूँ, और हमारे घर में ही सारे लोग यह एग्जाम्पल देते हैं कि जो मेरे दादाजी थे, जिन्हें मैं प्यार से बब्बा बुलाता था, वो अपने काम को इतना अच्छे से करते थे कि सब लोग हमेशा हैरान रह जाते थे कि कितने अच्छे से वह अपने काम को अंजाम देते हैं। वह अपने काम को बोझ नहीं समझते थे, वह अपने काम को रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी तरह लेते थे और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को एंजॉय भी करते थे। देखिए, ये एटीट्यूड की बात है। अब काम तो करना ही है। एक तरीका है पैर घसीट के,
रोते रोते कैसे भी करके कंप्लीट करना, बस इतना कंप्लीट करना कि काम चलता रहे। और एक तरीका है थोड़ा खुशी के साथ, थोड़ा मन लगाकर, इन्वेस्ट कर कर, जितना हो सके उतना बेस्ट देकर उस काम को अंजाम देना। तो यह तो प्रवृत्ति की बात होती है, और इस प्रवृत्ति को डेवलप भी किया जा सकता है। इस नेचर को आप डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट है। यह तो इन्वेस्ट करने की बात है। अगर आप खुद को इन्वेस्ट करेंगे तो आप यह कर ही लेंगे। तो मार्कस ऑरेलियस खुद को और हम सबको यह याद करा रहा है कि अपने काम को अच्छे से करना है। चाहे कोई देखने वाला हो, ना देखने वाला हो, कोई आपको मॉनिटर करने वाला हो, कोई आपके सर पे बैठा हो, चेक कर रहा हो कि आप कैसे अपना काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहा हो, पर आपको अपना काम अच्छे से करना है। इसके बाद मार्कस ऑरेलियस खुद को यह भी याद करा रहा है कि जो डिस्ट्रैक्शंस है, ध्यान बटाने वाली चीज़ें हैं, उससे उसको दूर रहना है। अब सोचिए, युद्ध चल रहा है, मार्कस ऑरेलियस युद्ध में है, देश के सिपाही युद्ध में शहीद हो रहे हैं, और अगर सम्राट खुद को शराब में डुबो ले, वहाँ व्यस्त कर दे, तो जो सेना है उसके मनोबल पर क्या बीतेगी। मार्कस ऑरेलियस खुद को यह याद करा रहा है कि नहीं, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसी पर फोकस करना है। और यही वह खुद भी करता है। वह ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ ज्ञान पेल रहा है अपनी डायरी में, वह खुद भी उसका अनुसरण करता है और वही चीज़ आपको भी करने को कह रहा है। मार्कस ऑरेलियस यह भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर हुआ ही नहीं जा सकता। डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए जो मार्कस ऑरेलियस की तरकीब है, वह सिंपली यही है कि आप ऐसे सोच लीजिए कि जो भी काम कर रहे हैं वह आखिरी है। यह सबसे आखिरी काम है आपके जीवन का, और आपके जीवन को मान लीजिए इसी से जज किया जाएगा कि आपने अपना आखिरी काम कितने अच्छे से अंजाम दिया। तो उसका कहना है, अगर इस प्रकार से सोचेंगे तो आप स्वयं ही अपने काम को लेकर ज़्यादा सजग हो जाएंगे और अपने काम में ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा तल्लीनता के साथ काम करेंगे। एक और चीज़ जो मार्कस ऑरेलियस खुद को कह रहा है, वह कह रहा है कि अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने इमोशंस को, खुद को ओवर पावर नहीं करने देना है, किसी तरह के भावावेश में नहीं आ जाना है, पाखंडी, हिपोक्रेट, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित नहीं होना है। और हम सबको भी यही सलाह दे रहा है कि आप भी ऐसा ना हो जाएं, आप भी ऐसा कुछ ना करें। अब आप बोलेंगे, ये कैसी सलाह हुई कि पाखंडी ना बने, सेल्फ सेंटर्ड ना बने। अरे वो तो हम वैसे भी नहीं हैं। हम सब ने बचपन में वो आदर्श बालक का चार्ट देखा ही हुआ है। हम सब जानते हैं, आदर्श बालक सुबह उठ जाता है, ब्रश करता है, नहा लेता है, बड़ों के पैर छूता है। तो यह किस प्रकार की सलाह हुई। परंतु आप इसे ऐसे सोचिए कि एक सम्राट, एक राजा अगर मूडी हो जाए, अगर वह इमोशनल है, ऐसा कुछ हो जाए, तो यह अपने आप में कितनी खतरनाक संभावना है। अपने ही जीवन के अनुभव से, अपनी ही लाइफ से कनेक्ट करें। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर से कुछ पढ़ रहे थे, प्रोफेसर ने क्लास में कुछ पढ़ाया, आपको अच्छे से समझ नहीं आया, आपने उनसे एक बार और पूछ लिया, लेकिन उस दिन मान लीजिए किसी बात पर प्रोफेसर का मूड ख़राब था, तो वो अचानक से बोल पड़े कि यार तुम कैसे आदमी हो, या तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हें इतनी सी छोटी सी बात भी नहीं समझ में आती है। और ऐसा मान लीजिए उन्होंने सारी क्लास के आगे कह दिया, सारी कक्षा के आगे कह दिया, तो आपको कितना बुरा लगेगा। मान लीजिए आपके बॉस हैं, आप उनके पास गए, बोला कि बॉस ऑफिस में पीने का पानी नहीं आ रहा है, या फिर टॉयलेट्स क्लीन नहीं है, किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी कंप्लेंट लेके गए, और उस दिन आपके बॉस अपने पति या पत्नी से झगड़ा करके आए थे, वो आप पर बिगड़ गए, आपको कारण बताओ नोटिस दे दिया।
मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है। स्पाइडरमैन जो मूवी है वो हम सब ने देखी है। उसका एक डायलॉग है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी महान शक्ति आती है उतनी ही महान, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए मार्कस ऑरेलियस खुद को समझा रहा है कि अपनी पावर्स का दुरुपयोग ना हो। उसके लिए ज़रूरी है कि मार्कस ऑरेलियस तुम सेल्फिश ना हो जाओ, तुम चिड़चिड़े ना हो जाओ, क्योंकि अगर तुम चिड़चिड़े हुए तो किसी ना किसी का सर धड़ से अलग हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मेरे पास तो कोई शक्तियाँ ही नहीं हैं जी, मैं तो आम आदमी हूँ जी। पर ऐसा नहीं होता है। हम सबके पास कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की शक्ति अवश्य होती है। खुद ही सोचिए, आप अपने बच्चों पर जो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, आप उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें अगर वो छोटे हैं तो, या अपने बूढ़े माँ बाप पर जो लाचार हैं, या राह चलते हुए किसी गरीब भिखारी पर, या कुछ नहीं तो सड़क पर रहने वाले एक बेचारे कुत्ते पर या गाय पर, अगर आप अत्याचार करना चाहें, अगर आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। जानवर तो बेचारे, वह तो कहीं जाके गुहार भी नहीं लगा सकते, वो तो किसी भी प्रकार की कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, शिकायत भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिएगा ज़रा। हम सबके पास शक्तियाँ हैं। हम सबको ज़रूरी है कि कभी कभार हम सब भी सोचें कि हमारे पास जो भी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं या बुरे तरीके से कर रहे हैं। और यही जो सम्राट हैं मार्कस ऑरेलियस खुद को याद दिला रहे हैं, खुद की शक्तियों का खुद को एहसास करा रहे हैं, और यह बता रहे हैं कि इतनी सारी शक्तियों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आई हुई हैं। आखिरी में इस पॉइंट में मार्कस ऑरेलियस एक बहुत ही खूबसूरत बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं, खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए है। बहुत कम में भी संतोष किया जा सकता है, बहुत कम में भी सम्मान पूर्वक जीवन जिया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ फंस गया, यहाँ मार्कस ऑरेलियस तो गया। अब दिखाता हूँ मैं, अब देख कि खुद तो भाई सम्राट है, खुद तो भाई राजा है, दुनिया, आधी दुनिया का मालिक है, और हमें यह ज्ञान पेल रहा है कि बहुत कम में भी संतोष किया जा सकता है। तो कोई भी यह कहेगा कि फिर खुद क्यों बने सम्राट, खुद क्यों बने भाई राजा? नहीं बनते। अब यह भी एक कहानी है और अपने आप में एक रोचक कहानी है कि मार्कस ऑरेलियस सम्राट नहीं बनना चाहता था। उसकी इच्छा नहीं थी, इतनी प्रबल इच्छा नहीं थी, फिर भी कुछ ऐसे सिनेरियो हुए, सरकमस्टेंसेस हुए कि वह सम्राट बन गया। किसी और दिन इसकी चर्चा करेंगे। परंतु जो वह कहना चाह रहा है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मैं इस लाइन को स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, लेकिन कुछ समय पहले मैंने ट्विटर से यह लाइन पढ़ी थी और कुछ समय तक यह मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी रही। लाइन है, इफ़ यू कांट बी हैप्पी विद अ कॉफ़ी यू वोंट बी हैप्पी विद अ यॉट। ये नवल रविकांत हैं जिन्होंने लिखी थी। और अगर इसे देसी तरीके से समझाना हो तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि अगर आप एक कड़क चाय से भी खुश नहीं हुए तो भूल जाइए कि आपको दौलत, शोहरत, महल, घोड़ा, बंगला, गाड़ी कुछ भी दे दूंगा तो आप खुश हो जाएंगे। अब आप बोलोगे, नहीं मयंक, एक महल दे, दे तो भाई, हो जाऊंगा मैं खुश। ट्राई तो कर, महल दे तो दे मुझे, मैं खुश हो जाऊंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपने लाइन को अच्छे से समझा नहीं, उसकी गहराई को नहीं समझा। बात यह नहीं हो रही कि व्यक्ति को क्या मिल जाता है तो वह खुश हो जाता है, या कड़क चाय ही खुशी का खजाना है, हैप्पीनेस है, उसकी की है, कुंजी है। नहीं, बात यह हो रही है
कि जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति खुश रहना है, वह बहुत कम में भी खुश हो जाता है कि एक अच्छी चाय मिल गई, चलो यार दिन अच्छा हो गया, अब सब सही है। और जिसे खुश नहीं रहना, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसका नेचर ही है दुखी रहना, शिकायत करना, क्रिब करना, कंप्लेंट करना, तो आप उसके लिए कुछ भी करके दे दें, वह खुश नहीं हो पाएगा। और वह इसलिए नहीं खुश हो पाएगा क्योंकि उसकी ज़रूरतें असीमित हैं। तो मार्कस ऑरेलियस खुद को और हम सबको यही समझा रहा है कि खुश रहने के लिए चीज़ों पर निर्भर मत करो, खुश रहने की प्रवृत्ति बनाओ, इसे एक नेचर बनाओ, तो आप स्वतः ही खुश रहने लगेंगे, चाहे आपके आसपास कैसे भी हालात हों। आज इस पॉइंट के साथ ही इस वीडियो को विराम देते हैं और एक बहुत ही क्विक समरी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह पाए कि आज हमने एक्चुअली में क्या डिस्कस किया। आज हमने मेडिटेशंस बुक का बुक 2 चैप्टर 2 कवर किया, ऑन द रिवर ग्रैन अमंग द कायदीस, नदी ग्रान के तट पर, कायदी के बीच में। इसमें हमने पॉइंट 1 जो डिस्कस किया, जिसमें मार्कस ऑरेलियस कह रहा है कि आज के दिन बुरे लोगों से मिलने की प्रबल संभावना है, परंतु वो बुरे लोग बुरे नहीं हैं, वो सिर्फ अज्ञानी हैं। तो उनसे बैर ना रखें, उनसे हेट ना करें, नफरत ना करें, उन्हें ज्ञान के करीब ले जाएं, ज्ञानी बनने में मदद करें, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी है वह बुरा हो ही नहीं सकता। पॉइंट 2 में मार्कस ऑरेलियस प्रमुखता से 3 बातें कह रहा है। अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, मस्तिष्क को नियंत्रण में रखें, कुछ परिस्थितियों को स्वीकार कर लेने में ही भलाई है, तो वो करिए। भविष्य को लेकर अति सकारात्मक या फिर अति नकारात्मक, दोनों में से कुछ भी ना रहिए। फिर हमने पॉइंट 5 डिस्कस किया, 3 और 4 को छोड़ दिया। मार्कस ऑरेलियस कह रहा है अपने काम में एक आम रोमन व्यक्ति की तरह अपना 100%, अपना 100% दीजिए, और हिपोक्रेट, पाखंडी मत बनिए, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित ना रहिए। अपनी शक्तियों को पहचानिए कि आपके पास क्या शक्तियां हैं, ताकि आप उन शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, आप उससे बच सकें। तो आज हमने टोटल 3 पॉइंट कवर किए हैं। मैं इसी चैप्टर पर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ और फिर इसके बाद हम किसी दूसरे चैप्टर की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में मैं अपनी एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जो अभी तक मेरे परिवार वालों को भी नहीं पता है। मम्मी पापा, मेरी सिस्टर को ठीक ठीक जानकारी नहीं है कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो शायद यह जानकारी आपको बड़ी रोचक लगे, बड़ी हैरानी करने वाली लगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, मार्कस ऑरेलियस के स्टोइसिज्म के सिद्धांत और उसके दर्शन अगर आपको रोचक लगे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई मित्र या आपका कोई जानने पहचानने वाला इस तरह के लॉन्ग फॉर्म के कंटेंट में जुड़ा रह सकता है, जिसके पास इस तरह का धैर्य हो, पेशेंस हो, कि 1 घंटा या उससे ज़्यादा के समय को वह व्यतीत करके किसी चीज़ को सुन सकता है, तो इसे ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ। और फिर से कहूँगा, अगर आपको इसको फॉलो करने में दिक्कत होती है तो मैं चैप्टर्स डाल ही रहा हूँ मेरे यूट्यूब वीडियो में, अंश डाल रहा हूँ, तो आप चाहें तो उसे टुकड़ों में भी सुन सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही पूरा का पूरा सुने, आप थोड़े थोड़े हिस्सों में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को आप एंजॉय कर रहे हैं तो जुड़े रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बृहस्पति सूत्रा साइंस आउट। थैंक यू।